बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्लांट्स में, पौधों में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस स्टडी करना है। इससे पहले लेक्चर में 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जिसमें गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये टॉपिक समझने के लिए जो लास्ट लेक्चर है वो बहुत ज़रूरी है ताकि गैसेस एक्सचेंज का टोटल कंसेप्ट हमारे माइंड में आ जाए। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात हमारे माइंड में होनी चाहिए कि एनिमल किंगडम में, या मैं बात कर लेता हूँ ह्यूमंस की, ह्यूमंस में गैसेस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर ऑर्गन्स मौजूद हैं। गैसेस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर ऑर्गन्स मौजूद हैं, या हम कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। सिस्टम मौजूद है, सिस्टम्स नहीं, ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो स्पेशली गैसेस एक्सचेंज करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो लंग्स हैं। ये लंग्स स्पेशल ऑर्गन जो हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं, मिसाल के तौर मतलब ये कि ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, ये डेफिनेशन भी यही है गैसेस एक्सचेंज की, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, इसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाया जाता है बड़े इज्जत एहतराम के साथ। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम प्लांट्स में करें तो प्लांट्स के अंदर नो ऑर्गन, कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है फॉर गैसेस एक्सचेंज, और ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम प्लांट्स में मौजूद है। प्लांट्स के सेल्स को अपने इन्वायरमेंट से इटसेल्फ खुद ही गैस को एक्सचेंज करना पड़ता है। गैस एक्सचेंज से मुराद प्लांट के सेल को अपने इन्वायरमेंट से खुद ही ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और अपने इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ती है इन केस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को देता है। प्लांट नहीं, बेसिकली प्लांट के इंडिविजुअल सेल्स ये काम करते हैं, जबकि एनिमल्स में ये प्रोसेस स्पेशल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के ज़रिए करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, इसी बात को लेके, इसी कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट लीव्स को, यानी पत्तों को गैस एक्सचेंज करने, खुद गैस एक्सचेंज करनी पड़ती है, और सिमिलरली जो प्लांट रूट्स हैं उनका प्रोसेस एज कम्पेयर टू लीफ डिफरेंट है। सिमिलरली जो स्टेम है और उसका प्रोसेस गैस एक्सचेंज करने का डिफरेंट है। हम लीव्स की बात करते हैं। हम जानते हैं लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं, लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं और उन पोर्स को स्टोमेटा का नाम दिया जाता है। ये स्मॉल पोर्स, दीज आर नाउन एज स्टोमेटा, और स्टोमेटा की डिटेल क्लास 9th में बेहतरीन करके लिखी गई है। ये स्टोमेटा, इनको ये स्मॉल पोर्स हैं, इनसे गैसेस एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटास के ज़रिए प्लांट लीव से बाहर आती है, और ज़रूरत पड़ने पे ऑक्सीजन भी इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट लीफ के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद ये तो हमें पता चल चुका कि लीव्स में जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है इन प्लांट्स, वो स्टोमेटा के ज़रिए परफॉर्म होता है। लेकिन अब हम इसकी थोड़ी डिटेल में जाने वाले हैं। ये तो लीफ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अगर हम लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो आप ज़रा इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से मुराद
कि इसकी एनाटमी, अगर हम लीफ का ये सेक्शन काटें, ये सेक्शन काट के इसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें नज़र आएगा लीफ के ऊपर एक अपर लेयर होती है जिसे अपर एपिडर्मस का नाम दिया जाता है, अपर एपिडर्मस। सिमिलरली नीचे भी एक एपिडर्मस होती है जिसको लोअर एपिडर्मस का नाम दिया जाता है। इन दो एपिडर्मिस के दरमियान बहुत सी और भी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसमें वेन्स होती हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम ये वेसल्स आती हैं। अब ये देखिए मैं इधर ये जाइलम और फ्लोएम वेसल्स बना रहा हूँ। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये जाइलम वेसल और साथ में ये फ्लोएम वेसल। चूँकि हम जानते हैं कि जो वाटर है वो जाइलम वेसल में होता है तो ये वाटर है। अब उसके बाद प्लांट के अंदर स्पेशल किस्म के ये फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जिन्हें मीज़ोफिल सेल्स का नाम दिया जाता है। ये स्पेशल किस्म के फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं और ये हैं मीज़ोफिल सेल। सो मैं इनको लेबल कर लेता हूँ, दीज आर मीज़ोफिल सेल्स। अब मीज़ोफिल सेल्स के दरमियान जो स्पेस मौजूद होती है, ये स्पेस जिधर मैं ये रेड डॉट लगा रहा हूँ, ये इस स्पेस का एक स्पेशल नेम है। दीज स्पेसिस नोन एज एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस, ये एयर स्पेसिस हैं। और एपिडर्मिस पे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, ये स्टोमेटा हैं। और एक स्टोमेटा मैं इस साइड पे बना लेता हूँ। अब ये होता है कि इन लीव्स को या इन सेल्स को अगर ऑक्सीजन चाहिए या इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर से निकालनी है, तो ये जो फॉर एग्जांपल इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले इधर आएगी लीफ की एयर स्पेस में, चूँकि हम इस एरिया को एयर स्पेस का नाम दे चुके हैं। और यहाँ से एयर स्पेस में आने के बाद ये स्टोमेटा से बाहर आ जाएगी। अब ये आउटसाइड है, ये तो लीफ का आउटर इन्वायरमेंट है, लेकिन जो सेल का आउटर इन्वायरमेंट है वो ये एयर स्पेस है। जो हम ये बात पहले कर चुके हैं कि प्लांट सेल्स को इंडिविजुअली अपने इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर प्लांट सेल को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन भी इधर एयर स्पेस में मौजूद होगी। इधर एयर स्पेस में ऑक्सीजन मौजूद है और ये एयर स्पेस से ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाएगी फॉर द सेक ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हमने ये समझा इस पोर्शन में कि प्लांट लीव्स में स्पेशल सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स, उन्हें मीज़ोफिल सेल्स कहा जाता है। और मीज़ोफिल सेल्स अपनी गैसेस एक्सचेंज अपनी एयर स्पेस में करते हैं। जब वो एयर स्पेस में करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज का फिनोमेना परफॉर्म होता है और बाद में वही गैस स्टोमेटा के ज़रिए लीफ से बाहर आ जाती है और इसी तरह स्टोमेटा के ज़रिए लीफ के अंदर भी गैस चली जाती है। ये तो एक जनरल स्कीम बताई कि प्लांट लीफ में गैसेस एक्सचेंज का जो फिनोमेना है वो किस तरह परफॉर्म होता है। सो इस स्कीम को हम इस तरह एक स्टेटमेंट की सूरत में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले होंगे लीफ के मीज़ोफिल सेल्स होंगे सबसे पहले। अब मीज़ोफिल सेल्स को सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले जाएगी एयर स्पेस में। अब एयर स्पेस मैंने बताया था, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन मीज़ोफिल सेल्स नोन एज एयर स्पेस। फिर एयर स्पेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड आउटर इन्वायरमेंट में आ जाएगी, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो आउटर इन्वायरमेंट में जिस गेट से या जिस पोर से गुजर के आएगी उस पोर का नाम क्या है?
स्टोमेटा। ये इसकी जनरल स्कीम हमने एक स्टेटमेंट, एक इक्वेशन की सूरत में लिख ली। सिमिलरली ऑक्सीजन के अगर मीजोफिल सेल में जाना है, वो आउटर इन्वायरमेंट में होगी ऑक्सीजन। आउटर इन्वायरमेंट में वो स्टोमेटा से गुजरती हुई किधर जाएगी, एयर स्पेस में। एयर स्पेस से फिर वो मीजोफिल सेल में डिफ्यूज़ कर जाएगी। ये जनरल स्कीम है इसकी गैसेस एक्सचेंज की। उसके बाद जनरल स्कीम के बाद हम कुछ कंडीशनल बातें करने लगे हैं लीव्स के लिए कि कंडीशनल बातें क्या हैं। कंडीशनल बात यह है कि लीव सेल्स को 24 आवर्स में, कितने आवर्स, 24 आवर्स में दो मुख्तलिफ सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। वो सिचुएशन अब हम डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन है डे टाइम की और एक सिचुएशन है नाइट टाइम। डे टाइम और नाइट टाइम में प्लांट्स लीव्स को डिफरेंट वेज में बिहेव करना पड़ता है। डे टाइम की स्पेशलिटी क्या है कि डे टाइम में चूंकि लाइट प्रेजेंट होती है, सूरज की मौजूदगी की वजह से डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में ये प्रोसेस परफॉर्म। अब फोटोसिंथेसिस के लिए भी गैसेस रिक्वायर्ड हैं। अब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके डे टाइम में प्लांट सेल्स अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। फूड प्रिपेयर करने के साथ साथ प्लांट सेल डे टाइम में ऑक्सीजन भी बनाते हैं। दूसरी जो सिचुएशन इसमें और डिस्कस करें, डे टाइम में प्लांट रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं। अब रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, तो जाहिर बात है जिंदा रहने के लिए प्लांट्स को सांस लेना पड़ता है। अब रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, जाहिर सी बात है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए है, तो मीजोफिल सेल को ऑक्सीजन चाहिए है, तो प्लांट ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के बाद एनर्जी प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी प्रिपेयर कर ली, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब डे टाइम में आप देखें प्लांट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी यूज कर रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट यूज करते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स डे टाइम में अपने सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए बना लेते हैं। और सिमिलरली जो ऑक्सीजन प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, वो ऑक्सीजन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बना लेते हैं। सो डे टाइम में दोनों प्रोसेस के लिए प्लांट्स अपनी गैसेस खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी अगर फोटोसिंथेसिस करनी है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड किधर से ले लेते हैं, रेस्पिरेशन से। और अगर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन इनको किधर से मिल जाती है, फोटोसिंथेसिस से। अब सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है, लाइट इंटेंसिटी कम होती है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो स्लो होता है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाता है, फोटोसिंथेसिस की शरह बढ़ जाती है। सो फोटोसिंथेसिस की शरह रेस्पिरेशन की शरह से ज़्यादा हो जाती है। और फोटोसिंथेसिस में जितनी ऑक्सीजन प्रिपेयर होती है, प्लांट्स वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा प्रिपेयर हो जाती है। और इस वजह से प्लांट ये ऑक्सीजन डे टाइम में अपने स्टोमेटा के ज़रिए बाहर इन्वायरमेंट में भेज देते हैं और यही ऑक्सीजन एयर में आ जाती है
और इसी ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। चूंकि डे टाइम में ऑक्सीजन बनी है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन एक ज़रूरी प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ प्लांट्स के लिए सरफलेस है, यानी प्लांट के लिए जायद है। इस वजह से वो चीज़ जो जायद हो मगर हो ज़रूरी, उसे बाई प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। सो हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस की बाई प्रोडक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डे टाइम की सिचुएशन आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं नाइट टाइम की सिचुएशन। नाइट टाइम में चूंकि लाइट नहीं होती, इस वजह से जो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन नाइट टाइम में प्लांट को जिंदा तो रहना है, और जिंदा रहने के लिए नाइट टाइम में प्लांट को रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है। अब आप देखें, अब नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो प्लांट्स को ऑक्सीजन किधर से मिलेगी? डे टाइम में चूंकि फोटोसिंथेसिस हो रही थी और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में बनाई हुई ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं बन रही, लेकिन प्लांट्स ने रेस्पिरेशन यानी सांस लेना है, हर सूरत लेना है। अगर रेस्पिरेशन नहीं परफॉर्म की जाएगी तो प्लांट डेड हो जाएंगे। इस वजह से इनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और ये ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद अपनी एनर्जी प्रिपेयर करते हैं और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ एक और इशू आ गया है, चूंकि ऑक्सीजन भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ बन रही है। डे टाइम में क्या हो रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बन रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, इस वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ नहीं हो रही। अब प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट टाइम में ऑक्सीजन अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन प्लांट्स में स्टोमेटा के ज़रिए आ जाती है। अब देखिए जी, अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होगी और ये ऑक्सीजन अपने इन्वायरमेंट से प्लांट में डिफ्यूज़ कर जाती है। ये बिल्कुल इस लेक्चर का पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट में स्टोमेटा के ज़रिए एयर स्पेस में, एयर स्पेस के बाद मीज़ोफिल सेल्स में चली जाएगी। और चूँकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, इस वजह से नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, वो एक्स्ट्रा वो बन रही है, तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, यूज़ नहीं हो रहा, तो नाइट टाइम में भी प्लांट अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के ज़रिए इन्वायरमेंट में भेज देंगे। मतलब ये कि नाइट टाइम में प्लांट्स ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न, साइंटिफिक रीज़न ये है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन प्लांट के लीव्स में चली जाती है दरख्त के करीब से, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के लिए गैस नहीं है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कमी हो जाने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने की वजह से दरख्त के नीचे सोने से सफोकेशन यानी दम घुटने का प्रोसेस परफॉर्म होता है, और इस वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी की हालत तारी हो जाती है।